अभी जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विषय संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसका पढ़ाने का मतलब इसलिए है क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दीजिए, इसमें इस चैप्टर से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाता है। संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा नया बैच चल रहा है कब से, 15 फरवरी सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे पहला बैच और 12 बजे से 3 दूसरा बैच और 3 बजे से 6 तीसरा बैच। भारत का संविधान आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे क्या, भारत का संविधान भाग 4। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहीं से हमारे प्रश्न बन जाते हैं, यहीं से हमारे प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न क्या बन रहे हैं कि भारत का संविधान और भाग 4। तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई भारत के संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है, तो आप क्या बताओगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एग्जाम कई बार बचा है, कई बार आया एग्जाम में कई बार आया है कि भाई भारत के नीति निर्देशक तत्व, भारत के जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह कौन से भाग में वर्णित है, तो उत्तर होगा हमारा भाग 4। या क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में उल्लेखित है या कौन से भाग में वर्णित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका भाग 4। अच्छा, अगर भाग 4 की बात करें तो वर्तमान में अभी हमारे भारत के संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। देखिए, कभी भी अगर आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान में आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, मूल संविधान और प्लस वर्तमान संविधान। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान जो मूल रूप से बनाया गया था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में अभी हमारे 470 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। ये डेटा क्या है, आपको याद रखना है। ये जो 395 जहां आएगा वो मूल होगा और जहां 470 आएगा वो क्या आएगा, वर्तमान आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पता है क्या, सबसे ज्यादा इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है अनुसूचियां। पहले अनुसूची थी 8, आज कितने हैं, 12। पहले अनुच्छेद क्या थे, 395, आज कितने, 470। तो मूल और वर्तमान आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमारे संविधान के कुल 22 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग ऐसे 22 तक, तो हमारे भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व और इनको पढ़ा जा सकता है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में। अब आपको यहाँ पर प्रश्न ये उठना चाहिए, सर आज आप संविधान में ये जो पढ़ा रहे हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहे हो, आखिरकार इसका मतलब क्या है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है। और अनुच्छेद 36 से 51 तो चलो इसके बारे में होगा, लेकिन आखिरकार ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको बता दें, हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी के लिए कोई गरीब है तो किसी के लिए कॉलोनी बन के आ रही है, किसी का राशन कार्ड बन रहा है, आपने देखा होगा किसी छात्र को छात्रवृत्ति मिल रही है, आपने देखा होगा किसी को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिल रही है, या आपने देखा होगा कि कहीं अगर खुदाई का काम चल रहा है तो वहां पर महिला पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, तो जितना दोनों काम करते हैं दोनों को बराबर पैसा दिया जाता होगा। या फिर आपने कस्बे वाले क्षेत्र में देखा होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या आपने देखा होगा फ्री की सुविधा हॉस्पिटल में मिल रही है, आपने देखा होगा फ्री की सरकारी स्कीम मिल रही है। तो आखिरकार सरकार इतनी योजनाएं जो चला रही है देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए, तो इन योजनाओं को क्यों चलाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो छात्र निर्धन है सरकार उसे क्या दे रही है, छात्रवृत्ति। जिसके पास पैसा नहीं है सरकार उसको आर्थिक मदद कर रही है। जैसे जो कोई बूढ़ा है, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार उसको वृद्धा पेंशन दे रही है। कोई औरत है, विधवा है, उसके पास पैसा नहीं है, सरकार विधवा पेंशन दे रही है ना। आप सशक्त नहीं हो, सरकार आपके लिए रोजगार ला रही है। आप बेरोजगार हो,
बेरोजगार हो ना, आप बेरोजगार हो, सरकार क्या कर रही है? बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है आपको, सरकार कर रही है बेरोजगारी भत्ता। अब आप ये बताइए, बेरोजगारी भत्ता देने से क्या रोजगार मिट जाएगा? रोजगार आ जाएगा? ये तो आदत पड़ जाएगी, नहीं करेंगे नौकरी, सरकार दे तो रही है पैसा, अब क्या करेंगे? अब ये बताइए, अगर किसी को 2000 रुपये सरकार नौकरी दे रही, सरकार जो है 2000 रुपये अगर बेरोजगारी भत्ता दे रही है, अब मान लो लड़का ने ठर्रा निकल गया, वो 2000 की दारू पी जाएगा, है ना? 70 रुपए की आती है ना एक ठर्री, एक ठर्री आती है 70 रुपए की, कितना बोला? 70 रुपए की आती है, 70 रुपए की एक ठर्री आती है, 70 रुपए की ठर्री आती है, उसको कितने 65 मान लो, चलो 65 मान लो, 65 रुपए की आती है, कितने दिन पिएगा? 30 दिन, कितना हुआ? 3 बचे 15, 1 3 6 18 1 19, सरकार कितना भत्ता दे रही है? 2000 रुपए, वो 30 दिन दारू पिएगा फिर भी 50 रुपए बचा रहा है। देख रहे हो आप? अब आप बताइए, इस कंडीशन में क्या कोई रोजगार ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ये बेरोजगारी भत्ता की अवधारणा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अब आपको एक चीज बता दें, अभी जितना भी मैंने आपको बताया कि सरकार इतनी सारी योजनाएं जनता के लिए ला रही है, तो इससे जनता का क्या हो रहा है? जनता का क्या हो रहा है जरा बताइए? कल्याण हो रहा है ना। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व कैसी नीतियां होती हैं? कल्याणकारी नीति। कैसी नीति होती है जरा बताइए? कल्याणकारी नीति। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आता है कि इनमें से कल्याणकारी नीति कौन सी होती है? तो वो क्या होती है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। या फिर प्रश्न उल्टा आ जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को इनमें से क्या बताया गया है? कल्याणकारी नीतियां। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये भी आया है कि कल्याणकारी नीतियों को संविधान के किस अनुच्छेद से कहां तक वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। क्लियर है? आया समझ में? और ये हो सकता है कल्याणकारी नीति को संविधान के कौन से भाग में वर्णित किया गया है? तो भाग हो जाएगा 4। अब देखिए, यहां पर एक और प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब ये ऐसी कल्याणकारी नीति है कि जो सरकार अपने जनता को लागू करेगी और जनता का कल्याण करने के लिए कोशिश करेगी। पर बात ये है, कहां की जनता? कौन सी जनता? जरा देखो, क्या है? राज्य की जनता। यानी जो भी राज्य है उसकी सरकार, जो भी राज्य है उसकी सरकार यह कोशिश करेगी कि अपने जनता का कल्याण करे। यानी यहां पर बार बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न बन गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कौन लागू करता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो उत्तर क्या होगा? राज्य। कभी भूलना मत, अरे भूले कभी नहीं। अगर एग्जाम में आया, वैसे कई बार आया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन लागू करता है, तो सिंपल सा आपका एक फंडा है, नाम क्या दिया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन लागू करता है? पहले लिखा है कौन लागू करता है? कौन लागू करता है? राज्य। वहां पे आएगा आपके एग्जाम में, राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन लागू करता है, तो ऑप्शन देगा राज्य, केंद्र, राष्ट्रपति, गवर्नर। तो सीधे से आपका उत्तर क्या है? राज्य। ठीक है, पहले ही लिखा है। आया समझ में? अब बात ये है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, पुराने छात्रों ने पढ़ा है कि भाई जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान सभा ने बनाया हमारे संविधान को, लेकिन संविधान सभा ने कई देशों के संविधान को छाना, कई देशों के संविधान को देखा कि आखिर उनका संविधान कैसा है, तो अपने संविधान में आकर ले आए। अब जैसे आपको बता दें, मौलिक अधिकार की अवधारणा यह हमने लिया अमेरिका से, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, है ना, बंधुत्व की भावना फ्रांस से, मौलिक कर्तव्य की भावना। तो ऐसे करके हमने अपना संविधान बनाया, और जहां से जिसका संविधान का जो अंग या जो पार्ट हमें अच्छा लगा वो हमने अपने संविधान में लाके डाल दिया। भीमराव अंबेडकर ने, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो भीमराव अंबेडकर ने बड़े गर्व के साथ ये कहा था सभा में कि हमारे भारत का संविधान विश्व के संविधानों को छानने के बाद बना है। यानी हमारा संविधान एकदम क्रीम संविधान है, इसमें सभी अच्छी अच्छी बातें कही गई है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि भाई उधार लिया हुआ थैला है ना, चीटिंग किया गया है, दूसरे का नकल उतार के अपने में कर दिया गया है। पर देखो, इसी बात को भीमराव अंबेडकर ने कितनी शालीनता से कहा कि हमारा संविधान विश्व के कई संविधानों को छानने के बाद बना है। और आपको बता दें, हमारे संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और
18 दिन लगे, और लगभग 60 से भी ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा गया, और उसके बाद उनकी जो अवधारणा अच्छी लगी वह हमारे संविधान में लाई गई। लगभग 64 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई हमारे संविधान बनाने में। ठीक है, अब आपको ये बात बताना है कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो दूसरे संविधान से हैं, तो फिर ये संविधान, ये अवधारणा कहां से आई? ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा कहां से आई? आयरलैंड से। आप सब लोगों का उत्तर आयरलैंड है, पर अगर पूछ ले कि आयरलैंड ने कहां से लिया, तब क्या बताओगे? ढेर। भाई हमने तो आयरलैंड के संविधान से अवधारणा लिया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछ ले कि आयरलैंड ने कहां से लिया, उसने भी कहीं से लिया है, तो उत्तर क्या होगा? अब यहीं पर आप ढेर हो जाओगे। तो देखिए आपको बता दे, राज्य के नीति निदेशक तत्व सबसे पहले स्पेन ने अपने संविधान में किया। स्पेन से लेकर ये जो आयरलैंड है, इसने अपने संविधान में अवधारणा किया। फिर आयरलैंड से यह अवधारणा हमने अपने भारत के संविधान में लिया, यानी ये बन गई चेन। अब हमारे भारत से लेके कौन लेगा ये पता नहीं, ठीक है। अब हमारे भारत से कोई कुछ ले भी नहीं सकता है संविधान के मामले में, क्योंकि अभी हमारा संविधान हाल ही में बना है, और उससे पहले बहुत सारे देश आजाद हो गए थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्पेन ने अपने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अपने संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डाले। उसके बाद आयरलैंड से फिर हमने, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कई बार रिपीटेडली, कई बार कि भाई डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा हमारे संविधान में कहां से ली गई है? उत्तर आपका आयरलैंड आएगा, या फिर आयरिश का संविधान। आयरिश बोल दो, आयरलैंड बोल दो, एक ही है ना। जैसे हमको इंडिया या इंडियन, है ना, इंडिया मतलब देश, इंडियन मतलब वहां के रहने वाले लोग, ठीक है, ये चीज है। तो इसका वर्णन कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पर आपके बहुत सारे प्रश्न बन गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न, सबसे पहले देखिए क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों, जिनको डीपीएसपी बोला जाता है, की अवधारणा का स्रोत कहां पे? स्पेन देश ने अपने संविधान में बनाया था, उसको हासिल किया किसने? आयरिश संविधान ने। फिर आयरिश संविधान से हमारे पास आया। क्लियर है? आया समझ में? अब देखो डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है, जबकि हमारे में कहां से आई है? अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है। हालांकि ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है ना। जरूरी नहीं कि हम नॉलेज कभी भी अगर ज्ञान करें तो सिर्फ उतना ही नॉलेज ज्ञान करें जितना एग्जाम में आना है। एक्स्ट्रा नॉलेज आपका दिमाग खराब नहीं कर सकती, है ना। चलिए तो देखो क्या बोल रहे हैं, डीपीएसपी। कभी भी डीपीएसपी बोलेगा ना, समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश के संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 5। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान, हमारे भारत का संवैधानिक प्रावधान देखें तो भारत के संविधान में भाग 4 में वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 में, ठीक है। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है, ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि भैया नीति निदेशक तत्व होंगे और जिनको लागू कौन करेगा? राज्य लागू करेगा। क्लियर है? आया समझ में? हालांकि अभी आगे चल के एक एक अनुच्छेद मैं वर्णित करूंगा, आपको एक एक अनुच्छेद आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक, देखिए क्या बोल रहा है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक का मतलब सभी समाज क्या होंगे? बराबर होंगे। आर्थिक न्याय का मतलब कि अगर कोई कमजोर वर्ग है तो सरकार का यह दायित्व होगा कि ऐसी नीतियां लागू करे कि उस कमजोर को क्या कर दे? उठा दे, है ना। अब आप ये बताइए, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आज भी दूंगा, ठीक है भाई। देश में तो कम से कम 2-2, 2,500 हजार की दारू मिलती है, वाइन मिलती है, 2-2, 2,500, 3,000, 1,500, 800, पर आपको बता दें सबके बस की बात नहीं होती है खरीदना। सरकार ने क्या किया? तुम टेंशन मत लो देशवासियों, इसका समाधान हम करेंगे, तुम्हारे लिए देसी है, जाओ 65 रुपए में खरीदो आराम से, है ना। अब पूरे दिन भर में 65 रुपए तो आप कमाई लोगे, जाओ 65 रुपए में अपने जो इच्छा है वो पूरी करो। हो गई ना आर्थिक समानता? देखो, है ना। दारू चाहे 2,000 की मिले चाहे 65 की मिले,
खैर अभी देखिएगा, मान लीजिए बीटेक करने जा रहे हैं, कोई छात्र बीटेक करने जा रहा है, उसको बीटेक में एडमिशन मिल गया, लेकिन उसकी फीस है 1 लाख रुपए। तो सरकार ने क्या किया, अब अगर 1 लाख रुपए उसको देना पड़ जाए छात्र को, तो छात्र तो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि छात्र गरीब है। सरकार ने क्या किया, कोई बात नहीं, तुम फीस भरो कैसे भी करके, और 1 साल बाद तुम्हें छात्रवृत्ति हम दे देंगे। तो जब उसने 1 साल फीस भरी, 1 साल बाद उसकी छात्रवृत्ति आ गई 1 लाख रुपए। तो आप बताइए 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति और 1 लाख रुपए उसने फीस भरा था, यानी जो पैसा उसने भरा वही पैसा वापस आ गया। तो शिक्षा क्या हो गई, निःशुल्क। यानी सरकार ने उसका क्या किया, आर्थिक समानता। तो उसके साथ न्याय भी हो गया ना, जो गरीब छात्र था और जो अमीर छात्र था दोनों के साथ क्या हो गया, न्याय हो गया ना। तो देखो ये बार बार ये लाइन बार बार पूछी जाती है कि भारत का संविधान, सॉरी ये नीचे वाला, कि इन सिद्धांतों नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। अगर ये नहीं पूछेगा तो पता है क्या बोल देगा, कल्याण करना। क्या करना, कल्याण करना। किसका कल्याण करना, जनता का कल्याण करना, ठीक है। और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, है ना। अब देखो सरकार हमारी बेचारी गरीब होती जा रही है कल्याण करते करते, है ना। अब पता नहीं और कितने लोगों का आगे कल्याण करना पड़ेगा। ऑलरेडी 142 करोड़ जनसंख्या हम लोग हो गए हैं, चाइना को भी पीछे कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्धांतों का वर्गीकरण। देखिए हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग डेफिनेशन बताता है। लेकिन जितने भी ये हमारे 36 से लेके 51 तक हैं, जितने भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने 3 भागों में बांटा है कि जो जितने भी अनुच्छेद हैं ये हमको किस बारे में बताते हैं। तो 3 भागों में बांटा है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत, है ना। जितने भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सभी नीति निर्देशक तत्वों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी क्या है हमारा, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, ठीक है। ये हुआ। देखो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा एग्जाम में करेंगे और हर चीज़ आपको आएगा। ये जीके जीएस बहुत आसान होता है। आपको बता दें, अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर कई छात्रों को पढ़ा रहे थे, आर्मी वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, और अभी बहुत सारे छात्रों को नहीं पता है आपको, अकेडमी में पूरे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से 16 लड़कों का चयन हुआ है भारतीय सेना में। फाइनल चयन 16 छात्रों का चयन सनराइज करियर अकेडमी से हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां चित्रकूट से इक्का दुक्का छात्र निकलते थे, आज चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से 16 छात्र भारतीय सेना में निकले हैं। कुछ टेक्निकल में निकले हैं और कुछ जीडी में निकले हैं। क्लर्क का अभी रिजल्ट नहीं आ पाया है, क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाले समय में आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम उनको सुबह से लेके शाम तक टारगेट देते थे कि ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है, ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, और बारीकी से उनको पढ़ाते थे। नतीजा क्या हुआ, चयन हुआ है। तो आप भी अगर किसी सब्जेक्ट को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे तो आपका भी अच्छा खासा चयन होगा। क्लियर है। चलिए हमने नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला क्या है, समाजवादी सिद्धांत, दूसरा क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा क्या है, उदारवादी और बौद्धिकवादी सिद्धांत। अब आपको एक चीज बता दें, ये जो बीच में गांधीवादी आया है ना, ये क्या है, ये जो बीच में गांधीवादी आया है ये क्या है। गांधीवादी का मतलब होता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित, है ना। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, अहिंसा तो चाहते थे, अहिंसा के बाद भी कुछ बोल दो, सत्य, विकास। वो चाहते थे कि अगर देश का विकास हो तो गांव से हो, है ना। मतलब अगर कोई भी सरकार विकास करना चाहे तो गांव से कराए उसका विकास। गांव सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे प्रशासनिक छोटी इकाई कौन सी होती है, गांव होती है। अगर कुछ भी विकास करना है तो गांव में कर दो, शहर अपने आप बन जाएगा वो। तो उन्होंने बताया, इसलिए इसको क्या बोला गया, गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे इनको देखेंगे कि क्या कौन सा अनुच्छेद क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 में आते हैं कि अनुच्छेद 36 हमारा क्या बोलता है, ठीक है।
देखो यहां पर क्या बोला गया है, हमारा भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 36 हमें ये राज्य के बारे में बताता है कि आखिरकार अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब क्या है? अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का वही मतलब है जो भाग 3 में बताया गया है। राज्य का वही मतलब है जो भाग 3 में बताया गया है। अभी आपको बता दूं, राज्य जब खाली एक देश की बात हो रही होती है तो राज्य का मतलब उसका एक अंग, लेकिन जब विश्व की बात होगी तो राज्य का मतलब होता है क्या, देश। क्या होता है, देश। ध्यान दीजिएगा, जब विश्व के कई देशों की बात की जा रही होगी तब राज्य का मतलब क्या होगा, देश। लेकिन अगर एक देश की बात हो रही है तब राज्य का मतलब क्या होगा, उसी देश का एक छोटा सा। ठीक है, तो यहां पर देखो अनुच्छेद 36 क्या बोल रहा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है ना। मतलब ये जो राज्य है ये उस देश का एक छोटा सा या बड़ा क्या है, हिस्सा है और कुछ नहीं। जैसे हमारे भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे 28 राज्य हैं, अब मैं बोल दूं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भारत का क्या है, एक राज्य है, या आप बोल सकते हो भारत का क्या है, एक टुकड़ा है, या भारत का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 क्या बोलता है कि राज्य का मतलब वही है जो भाग 3 में बताया गया है, मतलब किसी देश का क्या, हिस्सा। अनुच्छेद 36 क्लियर है, ये आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता आना चाहिए कि अनुच्छेद 36 का मतलब क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कहने का मतलब कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वह न्यायोचित नहीं है। अब न्यायोचित का मतलब क्या होता है, न्यायोचित का मतलब होता है कि सरकार की कोई नीति अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो सरकार के ऊपर आप केस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब जितने भी सरकार नीति निर्देशक तत्व लाएगी उनको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे चुनौती नहीं दे सकते। अब ऐसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार बीए वालों को 5,000 रुपए छात्रवृत्ति देती है। मान लो मध्य प्रदेश सरकार 10,000 दे बीए वालों को, मध्य प्रदेश सरकार अपने छात्रों को 10,000 छात्रवृत्ति दे रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने छात्रों को 5,000 दे रही है। तो तुम इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार को चुनौती नहीं दे सकते कि मध्य प्रदेश का तो 10,000 दे रहे हैं, आप 5,000 दे रहे हो। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, न्यायोचित नहीं है। सरकार अपने बजट के हिसाब से कल्याण करने के लिए कुछ भी नीति ला सकती है और जो नीति लाएगी आपको पसंद हो चाहे ना हो, आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। समझिएगा ध्यान से, जहां बात होती है मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं मौलिक अधिकार, वो न्यायोचित है। आपके किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इस चीज में सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, है ना। यानी सरकार कल्याण करने के लिए कोई भी नीति ला सकती है, आप सरकार को चुनौती नहीं दे सकते। ये कहता है क्या, अनुच्छेद 37। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद देखो 38 क्या कहता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अनुच्छेद 38 के तहत सरकार क्या करेगी,
अनुच्छेद 38 के तहत सरकार सामाजिक न्याय कराएगी, आर्थिक न्याय कराएगी और राजनीतिक न्याय कराएगी, है ना। अब आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी, जानते हो ना। बहुत पहले ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल जब आया तो हमारे देश में बहुत भयंकर तरीके से वर्ण व्यवस्था हो गई, है ना। आज आप आज आप देख रहे हो कि हम आदमी जैसे दिखने वाले दूसरे आदमी से कितना भेदभाव करते हैं, और खाली भारत में ही अनेकों प्रकार के समाज रहते हैं। कुछ समाज उच्च, अपने आप को उच्च वर्ग मानते हैं, और कुछ समाज मध्यम वर्ग, कुछ समाज निम्न वर्ग। तो संविधान का अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि सरकार का यह काम होगा कि वह सभी समाज के साथ न्याय करेगी। न्याय का मतलब है कि भारत में जितने भी समाज, समुदाय, धर्म के लोग रह रहे हैं, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। क्लियर है? आया समझ में? इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। दूसरा क्या बोल रहा है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब पैसा, न्याय मतलब कल्याण। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि जो राज्य के अंदर निर्धन लोग हैं, भाई पृथ्वी में, भारत में कहीं भी अमीरी भी है, गरीबी भी है, मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, तो अनुच्छेद 38 ये भी कहता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। आपको मान लीजिए आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको सरकार ने एक हॉस्पिटल बना के दे दिया जहाँ पे आपका मुफ्त इलाज होगा। आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, सरकार ने एक सरकारी कॉलेज खोल दिया, उसमें आप आराम से पढ़िए। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण आवास योजना, अगर आप शहर में रहते हैं, गरीब है, घर नहीं बना सकते, शहरी आवास योजना। यानी कहीं ना कहीं सरकार, आपके पास क्योंकि पैसा नहीं है और आप समृद्ध भी नहीं है, पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, सरकार आपको क्या कर रही है? पैसा दे रही है। अब पैसा जब सरकार आपको दे रही है, कल्याण कर रही है, तो सरकार कौन सा न्याय कर रही है? आर्थिक न्याय। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या, सभी राज्यों की जनता को राजनीति में आने का अवसर मिलेगा, है ना। हमारे 142 करोड़ जनसंख्या है, 142 करोड़ जनसंख्या है, और 142 करोड़ जनसंख्या में चाहे तो 142 करोड़ लोग देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 142 करोड़। आप भी चाहो तो प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, ये भी सरकारी नौकरी होती है। ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए पेमेंट होता है। इतना छोटा मोटा एग्जाम का तैयारी क्यों कर रहे हो? जाओ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर जनरल बनो जाके, है ना। आगे देखिए और क्या बोल रहा है? और क्या बोल रहा है? सरकार सुविधाएं देगी। सरकार क्या करेगी? सुविधाएं देगी। अब बताइए सरकार ने आपको क्या क्या सुविधा दी है? देखो, रोड सुविधा दी है, ट्रेन सुविधा दी है, कुछ दिन बाद हवाई जहाज की सुविधा भी हो जाएगी, मेडिकल सुविधा दी है, इंटरनेट सुविधा दी है, बैंकिंग सुविधा दी है ना। अब देखिए कहीं ना कहीं हमारे चित्रकूट में इतने सारे बैंक खुले हैं, तो इतने सारे बैंक जब खुले हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से परमिशन ली होगी तभी तो खुले हैं, है ना। अब बैंकिंग सुविधा मिली हमें, यहाँ पे बैंक आया तो बैंकिंग सुविधा मिली, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है? अवसरों में असमानता को कम करेगी। अवसर मतलब रोजगार के अवसर, किसी भी चीज के अवसर में असमानता को कम करेगी। असमानता मतलब कभी कभी आपने देखा होगा किसी नौकरी में लड़कियों को कम लिया जाता है, लड़कों को ज्यादा लिया जाता है ना, जबकि दोनों उस कार्य करने के लिए क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो ये तो असमानता हुई ना। तो सरकार क्या करेगी? लड़कियों का रेशो देख के भी उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, है ना। चलिए, तो ये हो गया क्या? असमानता को कम करना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करेगी। अब सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़े ना, दोनों के बीच में भाईचारा रहे और उन्नति की राह वो देखे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ हो जाती है, अगर हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ हो जाता है तो तुरंत वहाँ पर हमारे देश में लड़ाइयाँ हो जाती है ना। ये चीज़ है। अभी देखो पठान मूवी आई तो पठान मूवी में बहुत ही विवाद चला, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। बाइकआउट करने में हिट हो गई मूवी, है ना। ये चीज़ है। अभी आपको बता दें, पिछले ही साल की बात बता दें, हमारे छात्रों को जाना था मेरठ और कुछ विरोधी छात्र
कुछ विरोधी छात्र ने मतलब काफ़ी जो है वहाँ पे नारेबाजी किया है ना, पटेल चौक में, सनराइज करियर अकेडमी मुर्दाबाद। मैं बोलता तुम मुर्दाबाद बोलो चाहे जिंदाबाद बोलो, नाम तो सनराइज करियर अकेडमी का ही आ रहा है ना। अब बताइए वहाँ से जो घूम रहा होगा, जा रहा होगा, वो एक बार तो है सनराइज करियर में है क्या, सर्च करेगा वो नेट पे सर्च करेगा। और तुम चाहे मुर्दाबाद बोलो चाहे जिंदाबाद बोलो, काम तो हमारा ही कर रहे हो ना। ये चीज़ है, जहाँ मैं इतना पैसा फूंकता था प्रचार में, तुम फ्री में कर रहे हो। तो ये बात हुई ना। अब देखिए पूरे देश में चल गया ना बाइकआउट पठान, बाइकआउट पठान, बाइकआउट पठान, उसने पहले ही दिन में 100 करोड़ कमा के दिखा दिया, है ना। अच्छा, मानव के अंदर ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, अरे इतना लोग बाइकआउट कर रहे हैं, क्या है आखिरकार, चलो देख के आते हैं। लो, अब बाइकआउट करना था, वही देख के आ गए, है ना। हमारे अंदर ये फील होता है कि नहीं, हम ही सिर्फ देखने जा रहे हैं, बाकी दुनिया बैठी है, हम देख के जाएंगे तो दुनिया को बताएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है अपने आप को फेमस करने की। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद क्या है? 39। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। देखो क्या बोल रहा है अनुच्छेद 39, क्या बोल रहा है कि कुछ नीचे दिए गए कुछ लाइंस है, बातें नहीं, नीचे दिए गए कुछ नियम है, सरकार उन नीतियों को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। अब वो नीतियां क्या है? अनुच्छेद 39 में आपकी कौन सी नीति आएगी? अच्छा ये अब देखिए जरा आपके अनुच्छेद 39 में कौन सी नीति है। देखो पहले से पढ़ लीजिए, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगी। अब आप जरा देखिए बार बार किसका नाम आ रहा है? राज्य का नाम आ रहा है। इसका मतलब इसको लागू कौन करता है? राज्य सरकार लागू करती है ना। बार बार देखो, अब तो रट गया होगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य यह व्यवस्था करेगी कि सभी लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर पाए। सरकार यह व्यवस्था करेगी। तो सरकार ने क्या व्यवस्था किया? सरकार देखिए कृषि के लिए आपको खेती दे रही है पट्टे में, है ना। सरकार आपको किसी भी बिजनेस खोलने के लिए लाइसेंस दे रही है, दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दे रही है। आप अपनी जीविका चला रहे हैं, कोई भी जीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करेंगे, सरकार उसको क्या कर रही है? मान्यता दे रही है। यानी ऐसा काम करिए जिसका आपका जीविका चल रही है, आप बिल्कुल कर सकते हैं अनुच्छेद 39 के तहत, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल को बम बनाना शुरू कर दो। सर इससे अच्छा खासा जीविका चल रहा है हमारा, हम पाकिस्तान को बेच के आए, जीविका आ गई हमारे पास, ऐसा नहीं है। ऐसा कार्य जो जनहित में हो, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आपका फुल्की का ठेला खोलने का मन कर रहा है, ठीक है। अब जितना ज्यादा फुल्की खिलाओगे सनराइज करियर अकेडमी की लड़कियों को, उतना ज्यादा बिकेगा, है ना। पैसा आएगा, आप क्या करोगे? कमाओगे, है ना। तुम लोगों को अंदाजा है कि फुल्की वाला कितना कमाता है? 1,20,000 रुपए पर मंथ। बस ये बस बोल रहे हैं सबकी फुल्की के ठेले इतना ही कमाए। 4,000 रुपये सर जी रोज का कमाता है ना। बिल्कुल। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? उसका फटा हुआ बनियान देख के, खराब ठेला देख के ये मत समझना कि वो कमाता नहीं है, ठीक है। सब एक जैसे। सर जी मैं फुल्की बेचा हूँ, टेंशन न लीजिए, चना बेचा हूँ, गुब्बारा बेचा हूँ, सब बेच चुका हूँ। तुम यहाँ नहीं बेचे ना? यहाँ नहीं बेचा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देगी। मान लीजिए कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो सरकार ऐसे कार्यक्रम करेगी कि जिससे उसकी जीविका चल जाए। जैसे आपने देखा होगा नरेगा, है ना। नरेगा गांव में क्या होती है? खुदाई होती है, लोग वहां जाते हैं, काम करते हैं, सरकार उनको पैसे देती है, जीविका चलती है। जैसे मान लीजिए पुल बनना है, तो पुल बनने में देखिए जितना भी लेबर मजदूर और क्या बोलते हैं ये मिस्त्री लगते हैं, तो इनकी किस तरह से क्या चल रही है? जीविका चल रही है ना। यानी सरकार कुल मिला के अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनको रोजगार मिले और रोजगार मिलने के बाद उनकी जीविका चले। चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, भौतिक संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन मतलब पूरी जनता की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। यानी उस राज्य से जो भी संसाधन मिल रहे हैं, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वो संसाधन सभी लोगों को मिले। अब जैसे मान लीजिए संसाधन का मतलब क्या? पानी सब लोगों को मिल रहा है,
सब लोगों को पानी मिले, इसे सरकार ने घर घर क्या लगा दिया, पाइप लगा दी। गांव में अभी भी लग रहे हैं, है ना। देखो गिट्टी है, बालू है, ईंटा है, लोहा, सोना, चांदी, सरिया, ये सब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज अगर आप जाओ दुकान के पास कि भैया हमें सोना चाहिए, मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक व्यक्ति जाएगा तो उसी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। यानी हमारे प्रदेश के जो भी संसाधन हैं वो सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, है ना। ये चीज है, इसी को क्या बोलते हैं, संसाधन का बराबरी से वितरण, है ना। अब आपकी क्षमता जितनी है खरीद लीजिए सरकार के पास से। जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, गिट्टी चाहिए, आप गए ट्रेडर के पास और मुझे बोला गिट्टी चाहिए, क्या मना कर देगा? क्या वो नहीं मना करेगा, है ना। क्या वो किसी एक ही व्यक्ति को देगा? नहीं। तो अनुच्छेद 39 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत हमारे राज्य के जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो सभी लोगों में बराबर का वितरण होगा। अब बराबर का वितरण होगा, ये नहीं कि सबको सर एक एक टाली मिलेगी गिट्टी। बराबर का वितरण का मतलब जितना उसकी मांग होगी वह उसको पूरी किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। अनुच्छेद 39 से लेकर क्या बोल रहा है, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। कहने का मतलब राज्य का जो पैसा है वह कुछ ही व्यक्तियों के पास ना हो, सब व्यक्तियों के पास हो। क्लियर है। यानी हमारा राज्य का जितना भी पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, या फिर आप लोग कमाई कर रहा है, या आप वो लोग कमाई करने का साधन कर रहा है, तो एक व्यक्ति ना कर, सब करे। यही कारण है कि आज आप कुछ भी चाहो, आज अगर आप शॉप खोल सकते हो, कोचिंग खोल सकते हो, आज आप उद्योग कर सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो, जो भी चाहे काम वो कर सकते हो। मान लो सरकार अगर एक ही व्यक्ति को बोलती, जैसे मान लीजिए मिथिलेश है, सरकार बोलती नहीं कोचिंग खोलेगा तो भी मिथिलेश ही खोलेगा, पढ़ेगा तो भी मिथिलेश ही पढ़ेगा, किराना का दुकान खोलेगा तो भी मिथिलेश करेगा, हॉस्पिटल खोलेगा तो भी मिथिलेश। तो इससे ये सब बिजनेस करने से क्या आएगा, धन आएगा ना। और धन किसके पास अर्जित होगा फिर, केवल मिथिलेश के पास ना। बाकी जनता क्या करेगी, देखेगी इसे। तो उन्होंने अनुच्छेद 39 के तहत क्या कहा है कि धन का संकेंद्रण, संग्रह एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, सभी के पास होगा, है ना। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसमें पूछता है अनुच्छेद 39 में, ठीक है। देखिए किसी संस्था में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, अब वहां पे महिला भी है पुरुष भी है, तो जितनी क्षमता से पुरुष काम कर रहा है अगर उतनी क्षमता से महिला काम कर रही है, या फिर उस डिपार्टमेंट में महिला और पुरुष का दोनों का एक ही रैंक है या पद है, तो दोनों को वेतन क्या मिलेगा, समान मिलेगा, ठीक है। किसी संस्था में अगर महिला पुरुष काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, कि एक डीएम है, मान लो पुरुष डीएम है, महिला चपरासी है, तो अब महिला चपरासी बोलने लग जाए कि हमको डीएम जैसा वेतन चाहिए। क्यों चाहिए, अनुच्छेद 39 बोल रहे हैं। तो वो दो कान के नीचे देगा, वो बोलेगा वो डीएम है और तुम ग्रुप डी हो, पहले जाओ उतना पढ़ाई करो और डीएम का पेपर निकालो, उसके बाद आओ, तब जाके तुमको बराबर वेतन मिलेगा। देखिए मैंने क्या बताया, कार्य क्षमता, भाई डीएम का वेतन ज्यादा है और ग्रुप डी का वेतन कम है, क्योंकि ग्रुप डी वाले को उतना ज्यादा काम नहीं है जितना ज्यादा काम किसको है, ग्रुप ए वाले को, ठीक है। आए समझ में, कार्य क्षमता के हिसाब से भी वेतन दिया जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि सामान्य कार्य अगर बराबर हो तो चाहे महिला हो पुरुष हो, वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था, पहले संस्थाओं में महिला जब काम किया करते थे, पुरुष काम करते थे, तो पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता था और महिलाओं को कम। आपको बता दें बहुत पहले, आज से कम 50 साल पहले, जब यहाँ के चित्रकूट के लोग मजदूरी किया करते थे तो 3-3, 4-4 रुपये, 5-5 रुपये मजदूरी मिलती थी। आज से लगभग 40-45, 50 साल पहले 4 रुपये, 5 रुपये। पुरुष काम करे तो 5 रुपये मजदूरी मिलती थी और महिला काम करे तो 3। अब पुरुष और महिला दोनों ही काम करते थे, लेकिन फिर भी क्या है, वेतन कम मिलता था। इसी कारण से अनुच्छेद 39 में ये जोड़ा गया कि अगर कार्य समान है और महिला और पुरुष दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। आगे देखिए, श्रमों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी। जो भी मजदूर वर्ग है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भौतिक शक्ति लग रही है, बल लग रहा है कार्य करने में, उनकी क्या की जाएगी, स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोयले की खदान में बहुत सारे लोग काम करते हैं,
तो कोयले की खदान से कार्बन भी उत्पन्न होता है जो फेफड़ों में जाता है, नतीजा लंग्स कैंसर होता है। तो सरकार ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। तो जब ऐसे खदानों में काम होता है ना, तो वहाँ के लोग वहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट भी रखते हैं, लगातार उनका जांच भी होता है, ठीक है, कि कितना इसको प्रभावित कर रही है, कितना प्रभावित नहीं कर रही है। आगे देखिए, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, बच्चों के बचपन को बचाना। बचपन को बचाना मतलब देखो, जो भी बच्चे होते हैं बचपन में खेलते कूदते हैं, तो सरकार ऐसा माहौल पैदा करेगी कि बच्चों को खेलने कूदने का बढ़िया अवसर और मिलेगा। तो आपने देखा होगा कभी बन गया ना एक पार्क, है ना, यहाँ बगल में कोतवाली के पीछे बन गया ना एक पार्क, है ना। अब ये पार्क बना है ना, जब भी इस पार्क को देखोगे अनुच्छेद क्या आएगा, क्यों आएगा? बच्चों के बचपन की सुरक्षा करना। और जो युवा है या कोई भी व्यक्ति है, युवा जरूरी नहीं है, युवा कोई भी व्यक्ति है, उसको शोषण से बचाना, उसका शोषण ना होने देना। क्लियर है? चलिए, ये आया। अब आगे चल रहे हैं। बार बार रिपीटेडली पूछा जाने वाला अनुच्छेद 40 बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगी। तो जब भी अनुच्छेद 40 आता है तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 11 और संविधान संशोधन 73 आपको याद करना है। संविधान संशोधन 73 आपको याद करना है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का शासन, यानी अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह ग्राम पंचायत का गठन करेगी। अब ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ग्राम पंचायत का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। और किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, है ना। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बताया गया। 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था। पहला क्या है? जिला स्तर, उससे नीचे ब्लॉक स्तर, उससे नीचे ग्राम स्तर। देखो आ गया ना, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न भी आया था कि ग्राम पंचायत का गठन कौन करेगा? ग्राम पंचायत का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। अब जब यहाँ पे नाम आया है ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गांव में पंचायत का गठन करना ताकि गांव का विकास हो, है ना। गांव का विकास हो, ये किसकी अवधारणा थी? गांधी जी की। यानी अनुच्छेद 40 कौन सी अवधारणा में आता है? गांधीवादी अवधारणा में। अनुच्छेद 40 कौन सी अवधारणा में आता है? गांधीवादी अवधारणा में, ठीक है। चलिए, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 41 क्या बोलते हैं? देखो, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगी। अनुच्छेद 41 कहता है कि सरकार ऐसे लोगों का ध्यान रखेगी जो निशक्त हैं। अब निशक्त में कौन आएगा भाई बताओ? बेरोजगार आएगा, बूढ़े लोग भी निशक्त होते हैं, बीमार व्यक्ति भी निशक्त होता है, विकलांग व्यक्ति भी निशक्त होता है। यानी सरकार इनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करेगी। आपने देखा होगा जितने बूढ़े लोग होते हैं, सरकार उनको सीनियर सिटीजन के रूप में चिन्हित करती है, और सीनियर सिटीजन के रूप में चिन्हित करने के बाद उनको अलग से कोटा देती है। आपने देखा होगा कहीं हॉस्पिटल जाओ, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग होती है, रिजर्वेशन कराने जाओ, सीनियर सिटीजन का अलग कोटा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सरकार वो निशक्त हो चुके हैं, सरकार उनको सशक्त बनाना चाहती है, ठीक है। आया समझ में? ओके, आगे देखिए, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करें। ऐसे लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और सार्वजनिक सहायता भी मिलना चाहिए। ये किसका दायित्व होगा? राज्य सरकार का। अच्छा, आपने देखा होगा कभी, आप रेलवे स्टेशन कभी देखे होंगे, टिकट की लाइन लगती है ना, तो विकलांग की भी एक लाइन लगती है ना, बूढ़े लोगों की भी एक लाइन लगती है, केवल और केवल वरिष्ठ, है ना। बसों में देखा होगा तो लिखा होगा सीनियर सिटीजन, है ना, ताकि उसको सहायता मिले, उसका जीवन अच्छा हो। आफ्टर ऑल राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? कल्याणकारी नीति ना, कल्याण ही करना है। आगे देखिए, अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 42 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 42 कहता है राज्य काम की
न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 42 ऐसा कहता है कि जहां पर लड़का या लड़की की संस्था में कार्य कर रहे हैं तो राज्य का ये दायित्व होगा कि संस्था को अनुकूलित बनाए रखें। अनुकूलित का मतलब संस्था का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों को कार्य करने में अच्छा लगे। ठीक है, ये नहीं है कि लड़के से कोई बोल नहीं रहा लेकिन लड़कियों का शोषण हो रहा है, ऐसा नहीं। देखो क्या बोला गया है, राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां, यानी आप बोल सकते हो कि जहां पर लोग कार्य कर रहे हैं वहां पर किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं। ठीक है, और क्या बोला है उसने, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारी औरत किसी संस्था में काम करते हैं, है ना। यहाँ पर बात किया उसने मातृत्व, कहने का मतलब मान लीजिए कोई मैरिड वुमेन है, अब मैरिड वुमेन है, सीधी सी बात है आगे चल के प्रेग्नेंट भी होगी। अब प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट की कंडीशंस थोड़ा हेल्थ रिलेटेड हो जाती है ना। तो ऐसी औरतों का भी ख्याल रखेगी सरकार। तो आपने देखा होगा कि मैटरनिटी छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है 3 महीना 4 महीना, है ना। जैसे कोई भी औरत वर्किंग है, वर्किंग मतलब कहीं कार्य कर रही है तो ऑफिस से उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। या प्रेग्नेंट है, जाइए अपने स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए, उसका पेमेंट उसको बकायदा मिलता रहता है पूरा। क्यों? क्योंकि तो नेचुरल कंडीशन है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए अनुच्छेद 43, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, एक उचित जीवन स्तर और सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। जितने भी, अनुच्छेद 43 क्या कहता है, जितने भी हमारे कामगार हैं, कामगार मतलब जो मजदूरी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या करेगी, निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब ऐसा पैसा सुनिश्चित करेगी जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। और क्या करेगा, उचित जीवन बनाए रखेगी, यानी उनके लिए उनके स्वास्थ्य का अच्छा स्तर होना चाहिए। आपने देखा होगा जब जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पर मजदूरों के लिए अलग से एक मेडिकल खिड़की भी होती है, मेडिकल आपको केबिन भी होता है जहाँ पे मजदूरों का जो जाँच होती है ना। और क्या बोल रहा है, जीवन स्तर को उचित बनाए रखेगी, यानी अगर उन्हें कोई चोट लगी या बीमार हुए तो यह राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनके हेल्थ को ठीक करें। तो हेल्थ कहाँ ठीक होगा, सोनेपुर अस्पताल, सरकारी में, है ना, ये चीज है। चलिए अनुच्छेद 43A, अब अनुच्छेद 43A क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। कोई भी उद्योग अगर होता है तो उसमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। अब ऐसा मान लीजिए यहाँ पर कोई फैक्ट्री खुल रही है, तो यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री खुलेगी तो मजदूरों का यह राइट है कि उस फैक्ट्री में जाके काम करें। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री खुली, मजदूर यहाँ से गए, वहाँ कंपनी वाले भगा दिया जाए, काम नहीं है, तब भी मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसने बोला कि नहीं हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए इसने बीटेक किया हो, मजदूर ने बीटेक नहीं किया, तो कहाँ से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए दूसरी क्लास चलिए।